क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट केसेस की एक और सीरीज में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस की जो कि ईयर 2022 के हैं। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रोज एक पैराग्राफ के साथ आपके 6 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं फॉर फ्री। आप इसको लगा सकते हैं, रोज आपको प्रैक्टिस करने के लिए सही रहेगा। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही में 22 मॉक पेपर्स भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली बिना देर की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो केस हम लोग आज देखेंगे वो है आपका नील ओरेलियो न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा 27% कोटा फॉर ओबीसीज और 10% कोफा फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की एडमिशंस के अंदर फॉर नीट 2021 एंड 2022 अंडर दी ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पे आपको ये केस याद होगा कि इसका मीडिया में बहुत ज़्यादा नाम भी आया था कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है नीट पीजी के एग्जाम को लेकर, वही केस है ये वाला। तो उसी के अंदर एक इंटरिम ऑर्डर आया था, उसी के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका केस था, इसके अंदर पार्लियामेंट ने क्या किया था, सबसे पहले 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद होगा पास किया गया था। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, बाय दिस आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज 6 क्लॉज 6 आपका ऐड हुआ। इसके अंदर प्रोवाइड करा गया था 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो कि आपके ओबीसी, एससी और एसटी में थे, फॉर हायर इंस्टीट्यूशनल आपके जो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए, और जो आपके जॉब रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए। जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट था विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जाम अंडर चैलेंज आया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के। और जो मेन इशू था वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने पर्सुएंट टू दिस जो अमेंडमेंट हुआ था इंप्लीमेंट करा 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा कैटेगरी। और उसके बाद जब ये नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना था तो जो नोटिस इशू करी वो स्पेसिफाई उसमें करा गया कोटास कितने दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिस यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिला नॉन क्रीमी लेयर के, और आपके 10% रिजर्वेशन मिला यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को। वाइल जो 15% सीट्स थी आपके अंडर ग्रेजुएट की और 50% जो सीट्स थी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट ऑल इंडिया कोटा की, वो यहाँ पे फेल अकॉर्डिंगली हुई फॉर नीट एग्जाम। जो नोटिस थी उसने जो है इस जो 2021-2022 का आपका करंट एडमिशन दिया था उसके अंदर इफेक्ट इसको लाना था। अकॉर्डिंगली फिर क्या हुआ कि इस चीज़ को लेते हुए सिविल पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, वो AQI कैटेगरी में नहीं दे सकते, ऑल इंडिया जो कोटा उसमें नहीं दे सकते फॉर नीट पीजी। और जो क्राइटेरिया है डिटर्मिनेशन का ईडब्ल्यूएस के लिए, जो इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में दिया हुआ था सरकार के द्वारा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेटर ऑन 25 ऑफ यहाँ पे अक्टूबर यूनियन ने फिर इसको डिफर करा कि जो काउंसलिंग है उसको हम लोग, जो कि यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, पिटीशन फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा अभी आगे बढ़ा देते हैं। और अकॉर्डिंगली पांडे कमेटी को सेटअप कर दिया गया और उससे कहा गया कि कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट सबमिट करो जिसकी जस्टिफाई को करे कि भाई रिजर्वेशन जो है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों दिया गया। अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो फॉर्मुलेशन है यहाँ पे रीजंस के लिए फॉर द इंटरिम ऑर्डर ऑफ ईडब्ल्यूएस, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उस तब तक के लिए उन्होंने जो वैलिडिटी थी ओबीसी रिजर्वेशन की AQI सीट्स ऑफ नीट पीजी एंड नीट यूजी उसको सही ठहराया। और ये डायरेक्ट करा कि जो काउंसलिंग है वो इंश्योर करे कि जो है वो पूरी हो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, ताकि जो आपका जो चीज़ें चल रही हैं एडमिशन, मतलब यहाँ पे कॉलेज चल रहा है वो चलता रहे। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यहाँ पे कुछ चीज़ें और बोली। उन्होंने ये बोला कि जो क्राइटेरिया है यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए ईडब्ल्यूएस को, जो कि दिया गया है फॉर आइडेंटिफाइंग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, उसको जो है नीट पीजी के लिए और नीट यूजी 2021 एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पे वैलिड मानेंगे। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है जो कि पांडे कमेटी यहाँ पे रिपोर्ट देगी ना फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिवली मानेंगे कि ये चीज़ सही है फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द, जब पिटीशन जब अपनी फाइनल हियरिंग हो जाएगी, जब जजमेंट आएगा उसके बाद जो होगा उसके अंदर उस क्राइटेरिया को सही माना जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपकी पिटीशन है उसको 3rd वीक ऑफ मे में इसको सुना जाएगा, बट इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। अकॉर्डिंगली जो आपका अगला केस है जो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे वो है सुनील कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि जो रिट पिटीशन होती है ना अंडर आर्टिकल 32, वो वीटो नहीं की जा सकती है बिकॉज ऑफ डिले। मतलब अगर आपने डिले कर दिया बेसिकली कोई रिट पिटीशन फाइल करने में, जिसका मतलब ये नहीं है कि पिटीशन को यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाएगा। यहाँ पे पिटिशनर्स ने उठाकर क्या करा कि एक कैटेगरी, मतलब एक कास्ट थी वहाँ पे, उनको वहाँ पे SC सर्टिफिकेट दिया जा रहा था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसको उन्होंने वायलेटिव बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स के। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू करा कि जो कोर्ट है वो पिटीशन को एंटरटेन नहीं कर सकती है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डिले हुआ है रिट पिटीशन को फाइल करने में। जो यहाँ पे बेंच थी वो हेडेड थी बाय जस्टिस KM जोसेफ और ऋषिकेश रॉय, और उन्होंने आसाम सम्मिलित महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रेफर करते हुए बोला
कि व्हेन इट कम्स टू वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी डिले या लैश इटसेल्फ जो है सफिशिएंट रीज़न नहीं हो सकती कि आप कोर्ट के दरवाजों को बंद कर दो फॉर द पिटिशनर। देयरफॉर उनको, हमें ये नहीं लगता कि जो यहाँ पे डिटेन है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन वो सही है, और अकॉर्डिंगली हमें ये लगता है कि जो डिले इटसेल्फ है वो एक वेपन की तरह यूज हो सकता है वीटो करने के लिए एक्शन अंडर आर्टिकल 32, जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली एट स्टेक। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यहाँ पे जो पिटिशनर्स थे उनकी कंटेंशन को ये मना कर दिया कि उनको हाई कोर्ट को यहाँ पे पहले अप्रोच करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री करते हुए ये बोला कि जो आर्टिकल 32 है ना, वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट की एनफोर्समेंट के लिए बेसिकली। और यहाँ पे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने ये चीज़ कंटेम्पलेट करी है कि जो ये राइट होता है ना अप्रोच करने का कोर्ट के सामने, ये एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को रोकने से है, और ये शुड बी डिक्लेयर होना चाहिए बियॉन्ड द रीच ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली। और ये जो पूरी पावर है ये कोर्ट के पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली ये जो आपका आर्टिकल 32 है उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू चल रहा है पार्ट, उसके अंदर इसको रखा जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम इसको इन्वोक होना चाहिए अकॉर्डिंगली जैसा भी केस होता है। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये फर्दर कहा कि इस पर्टिकुलर केस में जो ये वाला मुकदमा है, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं एंटरटेन करने से पिटीशन और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोनली ऑन द फैक्ट कि जो पार्ट रिस्ट्रेंट करना चाहिए ना कोर्ट के यहाँ पे एक्सरसाइज, कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे कोर्ट अपना इंटरफेरेंस ना ही करे तो सही रहेगा, ताकि अप्रोप्रिएटनेस बनी रहे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की। इसीलिए हम यहाँ पे उसको वो नहीं कर रहे हैं। और अकॉर्डिंगली लेकिन यहाँ पे जो राइट है ना आर्टिकल 32, उस पर कोई असर नहीं आने वाला। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हमेशा ओपन रहेंगे, यहाँ पे आप आ सकते हो, अगर वायलेशन हुई फंडामेंटल राइट्स की आप यहाँ पे अप्रोच करो कोर्ट को। और इस चीज़ को लेके कोई डाउट नहीं है कि जो पावर है ना कोर्ट की, ये पार्टीज़ को अदर प्रोसीडिंग्स में रिलेगेट की जा सकती है। अब इसके बाद जो अगला केस हम लोग देखेंगे वो है आपका एस्टीम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चेतन काम्बले का। इसके अंदर क्या हुआ, एक PIL जो फाइल करी गई थी उसके अंदर बेसिकली ये कहा गया कि जो फ्रिवलस होती है, मतलब बेसिकली इसमें अगर मान लो एक प्राइवेट एक्शन कोई लेके आ गया, कोई इसमें टाइटल डिस्प्यूट था बेसिकली, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। इसके ऊपर देखिए जो बेंच थी वो थी चीफ जस्टिस NV रमन्ना, AS बोपन्ना और हिमा कोहली की। और ये जो PIL यहाँ पे मैटर सुन रही थी उसके अंदर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि यहाँ पे एक लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एस्पेक्ट है, बिकॉज जो कॉज ऑफ एक्शन है ना यहाँ पे वो एक टाइटल डिस्प्यूट का क्लेम है बिटवीन द प्राइवेट पार्टी और द स्टेट, जो कि यहाँ पे PIL के तौर पे आ चुका है। यहाँ पे कोर्ट ने ये सब देखते हुए ऑब्जर्व ये करा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, वो भले मैच्योर हो गई हो लेकिन उसमें कई ऐसे क्लेम्स हैं जो कि समटाइम्स इमेच्योर होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्रिवलेस पिटीशन यहाँ फाइल की जाती है, कोर्ट के डॉकेट को बर्डन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के। और जो नोबल इंटेंशन होता है ना कि कोर्ट के जुरिसडिक्शन को यहाँ पे हम लोग एक्सपैंड करें टू अकोमोडेट सोसाइटी विद रिलेवेंट इशूज ओवर द डेकेड्स, बढ़ चुका है और उसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। और हमारे व्यू में जो PIL लिटिगेशन है वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट देती है इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस को, और उसने कंडीशंस एलिवेट करी है सिटीजन्स इन जनरल की। और जो बंदा भी इस चीज़ के रिसीविंग एंड है कोर्ट के डिसीजन को, उसको हमेशा ये याद रखना है सी एस प्लावीव, ये एक आपका फ्रेंच का वर्ड है कुछ। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि जो मेजर्स हैं यहाँ पे कोर्ट के सामने क्या आप अडॉप्ट कर सकते हो फॉर फ्रिवलेस और प्राइवेट इंटरेस्ट, वो ऐसे मैस्करेड नहीं कर सकता एज अ जेन्युइन क्लेम कि मतलब अगर प्राइवेट है तो उसको आप अगर कोर्ट के सामने जब PIL ला रहे तो कोई गलत है। और अकॉर्डिंगली कोर्ट को यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ये एग्जामिन करते हुए कि लोकस स्टैंडर्ड वहाँ पे है या फिर नहीं। अकॉर्डिंगली जो PIL है उसको आप मान के चलो कि वो एक समरी जुरिसडिक्शन होता है जहाँ पे कोर्ट के पास लिमिटेड पावर होती है एग्जामिन करने के लिए बोनाफाइड ऑफ द पार्टी। और यूजुअली यहाँ पे जो प्लीडिंग होती है ना, कोर्ट को प्राइमा फेसाई व्यू लेना चाहिए कि बोनाफाइड्स क्या है पार्टी के। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये लिटिगेशन था वो कुछ एक आपका उसमें एक शैडो है रीजनेबल सस्पिशन की, कुछ गड़बड़ी यहाँ चल रही है, तब कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है इस तरीके के क्लेम को हेयर करने के लिए ऑन द मेरिट्स। और इन केसेस में कोर्ट के पास मल्टीपल तरीके हैं यहाँ पे इस चीज़ को करने के। वो डिसमिस कर सकती है PIL को, या फिर एक अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर सकती है, या फिर अगर उसको लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है कोर्ट की तो फिर वो कर सकती है। उसके पास कई तरीके हैं। अगला जो आपका केस है वो है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस इन री का। यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करे स्टेट्स को NCPRC के SOP को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के। इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अंदर हुआ क्या था कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स है, उन्होंने विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन वाली जो एक वो होती है चीज़, उसके बेसिस पे एक रिकमेंडेशन दिया और सजेशन दिया, जिसको कि हम लोगों ने बोला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन 2.0 SOP 2.0, इसको अभी हम लोग यहाँ पे कहेंगे। इसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी नेशन वाइड,
ये सेफगार्ड करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो वो है चिल्ड्रन के, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाउएवर इन प्रैक्टिस जो है बहुत ही लिटिल प्रोग्रेस हुई थी, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट दिया। इसके जो आपके बेंच के हेड थे वो थे जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवाई। उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर आपका पास करा गया था स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉर्मेट अ पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ सिस, उस चीज़ को प्रॉपर्ली करा जाए अंडर द गाइडेंस ऑफ NCPRC। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये भी होल्ड करा कि जो गवर्नमेंट से उनको डिस्कशंस करनी चाहिए यहाँ पे NCPRC के साथ, यूनियन टेरिटरीज को भी करनी चाहिए और सजेशंस देनी चाहिए टू फॉर्मुलेट अ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर CISS। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यहाँ पे परमिशन भी ग्रांट करी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो NCPRC का अप्रोच करे मॉडिफिकेशन के साथ इफ रिक्वायर्ड, अगर कुछ चेंज करना है रिपोर्ट में तो। इसके बाद जो लास्ट केस हम लोग आज देखेंगे वो है आपका स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस सुधीर बूडाकोटी का। ये जो आपका प्रेजेंट केस है इसके अंदर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 को लेकर कुछ इशू आया था और उसी के ऊपर ये बेसिकली केस है। बट अगर हम लोग बात करते हैं क्लैट PG का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो डिस्कशन है ना उसके जो फैक्ट्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग केवल बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसमें कि हमें ये देख के चलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के बारे में क्या बोला और अकॉर्डिंगली जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है जो उसकी डिस्कशन हुई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अकॉर्डिंगली जो बेंच थी वो थी आपकी जस्टिस संजय किशन कौल और MM सुंदरेश की, जो कि इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे इन रिगार्ड्स टू दैट। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ना बेसिकली वो क्लैट PG के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंगली बेंच ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि वेदर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या फिर नहीं, उस चीज़ को आप तभी आंसर कर सकते हो जब आप एक रीजनेबल कॉमन मैन के अप्रोच लेके चलो, कीपिंग इन माइंड कि जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, बेसिकली उसकी बिहाइंड क्या है। अगर एक राइट टू इक्वालिटी है, अगर एक हम लोग कहते हैं कि वो एक टर्म्ड एज अ जीनस है, तो अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो एक स्पीशीज़ है बेसिकली। यहाँ पे जो दोनों ग्रुप्स हैं अगर वो इक्वल नहीं है देन सर्टेनली उनको आप एक होमोजेनस ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते दो ग्रुप्स के बीच में। यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो अगर हम लोग बात करते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ पे सर्टेनली अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो इंजर नहीं करेगी जो इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14 उसको। और अगर वहाँ पे इस तरीके की चीज़ है तो डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट था जो कि बिटवीन दो ग्रुप्स क्रिएट हो रहा है जिसके पीछे एक रैशनल रिलेशन था विद द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये चीज़ होती है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होना मुश्किल है। देयरफॉर जो इंटरफेरेंस है यहाँ पर कोर्ट की वो कॉल्ड फॉर तभी है जब कोर्ट बिल्कुल कन्विंस्ड है कि जो क्लासिफिकेशन था वो इनइक्वालिटी क्रॉस कर रही है बिटवीन सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन्स। और यहाँ पे जो रोल ऑफ कोर्ट है ना वो होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव जनरली, बिकॉज जो ये काम है कि आप क्लासिफिकेशन बताओ कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, ये कंसर्न अथॉरिटी पे छोड़ दो तो ठीक रहेगा। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो अगर मान लो एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स बैठी, जैसे पांडे कमेटी बैठी थी उस केस में, तो अगर उसने कोई रिकमेंडेशन दिया या फिर कोई बात कही या कुछ भी कहा तो कोर्ट अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर वो इस अरीना में घुस रही है कि वो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की बात को कह रही है कि वो गलत है और हम लोग यहाँ पे अपनी बात करेंगे और उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा, तो उस प्रोसेस को हमें अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। अगर उनको लगता है एज लॉन्ग एज की जो क्लासिफिकेशन है वो कोई इनहेरेंट आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर रही है और वो कंफर्म कर रही है विद द जस्टिस एंड फेयर प्ले के प्रिंसिपल, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि वहाँ पे इंटरफियर करा जाए इस चीज़ के साथ। और विजडम जो होती है अदर विंग्स की उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है कि रिस्पेक्ट यहाँ पे करी जाए अकॉर्डिंगली, जब तक क्लासिफिकेशन यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस या फिर एक आर्टिफिशियल डिफरेंस को नहीं क्रिएट कर रहा है या फिर इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो रहा। मतलब आपको पार्लियामेंट के और जो एग्जीक्यूटिव है उसके कामों को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है। अकॉर्डिंगली एक जो डिसीजन होता है अगर उसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते इधर ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सस्पिशियस है और उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक एकदम बिल्कुल बारीक नज़र से भी नहीं उसको देख सकते हैं। गुड फेथ और इंटेंशंस यहाँ पे प्रिज्यूम की जाती है अनलेस एंड अनटिल अगर मान लो कॉन्ट्ररी एग्जिस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक चीज़ और भी जो कीप इन माइंड करने वाली है वो ये है कि जो रोल ऑफ कोर्ट है ना उसके अंदर इलीगैलिटी अगर इन्वॉल्व है तो वो अगेंस्ट गवर्नेंस यहाँ पे होगी। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो जो बेंच यहाँ पे है उन्होंने ये ले डाउन करा कि जो कोर्ट का रोल है उसको काम है कि वो स्टेप अप करे और इंटरफियर करे ऑपरेशनल लॉ के साथ तभी जब वहाँ पे ब्लेटेंट इलीगैलिटी है। अगर मान लो वहाँ पे कोई खतरा है कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करती है ऑपरेशन ऑफ लॉ के साथ, तो जो लेजिस्लेशन है अगर उसने अपनी बुद्धि और विजडम लगा के यहाँ पे कोई चीज़ करी है तो कोर्ट का जो अब तक खुद का व्यू होता है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो कि इस तरीके की चीज़ में ज़रूरत नहीं है, वारंटेड नहीं है। ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे हम उस चीज़ को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इनका अरीना अलग है उनका अरीना अलग है। और यहाँ पे जो स्क्रीन बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द वेरियस जजमेंट जो कि हम लोग बात करते हैं ऐसी गोरखनाथ की, इंदिरा गांधी, सुधार नारायण की, राम जवाहर कपूर की,
उनके अंदर यहाँ पर हमें जो है देखना चाहिए। हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये केवल फॉर मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि केस में ये चीज़ बोली गई थी, हम लोग केवल आपको एक वो दे रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ बोली गई थी, इन केसेस का हम लोग बस आपको याद दिलाएं उसके लिए है बेसिकली। तो अकॉर्डिंगली जो बेंच है उसने यहाँ पे प्रोवाइड ये करा है कि जो कोर्ट है उससे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि वो इंसिस्ट करे फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑन ब्रिजेट और बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट व्यूज़ के ऊपर अगेंस्ट अ वेरी प्रैग्मेटिक वन। आप प्रैग्मेटिक होकर चलो, सब चीज़ों को देखो कि एज इट इज़ वो क्या है, तभी सही रहेगा। और अकॉर्डिंगली एक अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको आप एनेथमा ऑफ आर्टिकल 14 एकदम से नहीं कह सकते अगर उसमें वैलिड क्लासिफिकेशन है। और अगर मान लो कोई वैलिड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है। और अकॉर्डिंगली गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिए जिन लोगों के क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।